धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की। और आज तो बवाल मच गया है गाजा के अंदर। हमास ने कह दिया कि वो बंधकों को नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर शनिवार तक नहीं छोड़ा तो पूरे गाजा को फिर से एक बार नरक बनवा कर रख दूंगा। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, और पुतिन और शी की जो मुलाकात होने वाली है रूस के अंदर, उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, जब पुतिन ये दावा कर रहे हैं कि हमने रूस को फोन किया है, बातचीत की है यूक्रेन की जंग रोकने के लिए। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज खबर आपके उस महकमे से जिसके आप खुद पायलट रहे हैं, यानी कि इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हुई खबर आ रही है। तेजस में इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, उनके साथ उड़े हैं आर्मी चीफ जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि साहब अब मुझे लगता है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं एयरफोर्स में क्यों नहीं हूं। हालांकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि इन दोनों ने एक साथ एक विमान में उड़कर जो फोटो सेशन कराया वो असल में उल्लंघन किया है नियमों का। देखिए, जहां तक ये बात है, ये फौजी लोग कितना भी ऊपर चल जाए, जहां तक विज्ञान की बातें हैं, समाजशास्त्र की बातें, इससे परे रहते हैं। इनको राजनीति से भी परे रहना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में राजनीति से परे नहीं है। और जो आज की राजनीति है वो प्रोपेगेंडा है, अपना फोटो दिखाना है, प्रचार प्रसार करना है, और इसलिए ये लोग ही बचकाना हरकत कर देते हैं। यदि इनको एक साथ जाना ही था तो किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, या हो सकता है बारी बारी से जाते, क्योंकि तेजस 2 सीटर है और इससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। फिर भी वहाँ पे एयर चीफ मार्शल ने दिखाने की कोशिश की और मीडिया में भी आ गया, और कोई खास इसका गोदी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं थी। उनको मालूम नहीं है कि ऐसे इस तरह का कोई कानून भी बना था 1963 में, जबकि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में एक मेजर जनरल और एक एवीएम, एक ब्रिगेडियर और 7 जो पायलट वगैरह थे सब इकट्ठे मारे गए थे। तो उस समय इन्होंने कानून बना था कि बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो एक साथ नहीं उड़े, ताकि इकट्ठे उनको हम ना खो दें। और ये बाई लाज कानून का मायना चल रहा था। लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग हैं, वो हमेशा लिखते रहते हैं, वह कोर कमांडर भी रह चुके हैं, आर्मी कमांडर रह चुके हैं, और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। इससे कारण हंगामा शुरू हो गया, और सोशल मीडिया में आने के बाद से जहां था बाकी मीडिया में भी आ गया कि भाई ये इन्होंने कानून तोड़ा है। एक बंदे ने ये लिखा है कि कानून जो है वह मूर्खों के लिए बनाया जाता है। वाह। एक्चुअली एक्चुअली एक बहुत पुरानी एक नॉवेल है जो मैंने पढ़ा है, और उस पे फिल्म बना है। नॉवेल का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उस नॉवेल में यह कहा गया है कि कानून जीनियस के द्वारा बनाया जाता है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट क्या था, मुझे नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, याद आएगा तो आपके इसमें मैं लिख दूंगा बाद में। जी। और तो जीनियस के द्वारा बनाया था ताकि मूर्ख उसका पालन करे। वाह। अब इन दोनों को अब जिस कैटेगरी में लाए, बात अलग है। भारत सरकार का कोई इस पर कोई भी, या डिफेंस और मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी इस पर प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। जी। मेरा सवाल कुछ और है, क्योंकि आप खुद एयरफोर्स में रहे हैं। जब इस पोस्ट पर बैठे हुए लोग खुद नियमों का उल्लंघन करें तो वो अपने अधीनस्थों को कैसे जो है नियमों में रहने के लिए बाध्य कर सकते हैं? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। और अभी हमारे फौज हैं, इसी जिस जनरल जनरल मतलब लेफ्टिनेंट मेजर जनरल जो होते हैं उनको हम मतलब एक तरह से जनरल ही कह के पुकारते हैं। तो जनरल पनाग ने जो लिखा था, और बार बार हमेशा कहते आ रहे हैं कि फौज का जहां तक बात है वह निश्चित रूप से न्यूट्रल रहना, रिलीजन के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से आवश्यक है, तभी वो प्रोफेशनल फौजी हो सकते हैं, नहीं तो प्रोफेशनल नहीं हो सकते। और इस चीज को अभी हाल फिलहाल की जो सत्ता है, जो पिछले 10-11 वर्ष से सत्ता में है, उसने इसे बर्बाद कर दिया है। वहां भी जातिवाद लाया है, वहां भी धार्मिक अंधापन लाया है, वहां भी मूर्खों वाली बात शुरू हो गई। रिटायर्ड फौजियों को लाकर जो मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं बहुत सारे गोदी मीडिया में, उसकी इज्जत इन्होंने खराब कर दी है।
और जो छोटे मोटे 4 साल 5 साल के लिए जो अभी फौजी आ रहे हैं, यानी हर तरह से उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अलग जो आंदोलन चल रहा है वन रैंक वन पेंशन के लिए, यह पूरा का पूरा पॉलिटिकलाइजेशन हो चुका है। और उस हालत में जो इन दो ने किया है, निश्चित रूप से असर पड़ेगा जो मीडियम रैंक के जो ऑफिसर्स हैं एंड डाउन द लाइन जो नीचे वाले हैं, वह भी वो क्रू रूम मतलब जो एयरफोर्स का होता है, जो आर्मी का जो इक्विवेलेंट होता है, नेवी का होता है, वहाँ जरूर चर्चाएं चल रही होंगी कि भाई जब इस तरह से इन्होंने छोटी दिखावा के लिए, छोटी खुशी के लिए अपनी और एक बचकाना हरकत में करके तोड़ दिया है, उसका असर बहुत लंबे समय तक फौजियों के मोरल पर, लॉ अबाइडिंग फौजियों के डिसिप्लिन पर असर पड़ेगा। जी, इसको हम पॉजिटिव में भी तो ले सकते हैं, ये भी तो हम कह सकते हैं कि ये आज के जमाने का तेजस है और इसमें आराम से ऐसे बैठकर चल सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, इन्होंने ये करके दिखाया, इससे तेजस के प्रति लोगों में और भरोसा बढ़ेगा, ये भी तो कह सकते हैं ना। तेजस के बारे में यही हमारे जनरल पनाग कहते हैं। इस पे किसी इनके फॉलोअर ने जो कमेंट किया था कि भाई ये 2001 का ये कॉन्सेप्ट था, 17 साल बाद इसका, मतलब कई वर्षों बाद इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ 2016 से खासकर, और अभी तक 40 भी नहीं बने। तो तुम किस चीज का प्रचार कर रहे हो? ना ठीक तो वो मॉडर्न है, ना वो जी। संख्या में कहीं से आ रहा है। तो क्या प्रचार कर रहे हैं? आर्मी, ठीक। एयरफोर्स, नेवी का प्रचार कर रहे हैं। उसकी प्रचार की जरूरत नहीं है दोस्त। बहुत सारे बेरोजगार हैं, वैसे सक्षम लोग हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। जी, क्या आरएसएस की मानसिकता जो है हमारी सेनाओं में घुस गई है, ये एक जो चर्चा होती है, इस पर आपका क्या कहना है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब अब तो मनोज तिवारी या देश के प्रधानमंत्री खुद ही वर्दी पहन लेते हैं, तो फिर क्या रह गया, काहे का नियम? एक समय था, मुझे याद था जब मैं खुद ही एयरफोर्स में था, तो पारामिलिट्री फोर्सेज ने अपने ड्रेस में उस तरह की पेशकश की थी जैसे आर्मी में है। आर्मी में इसका विरोध किया था कि इसकी खास इज्जत है, खास वैल्यू है, डाइल्यूट न किया जाए, आपको जो करना है करें। हालांकि इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री तक जाके और होम मिनिस्ट्री से करके वो पारित करवा लिया। और जिसको फटीक कहते हैं, यानी बैकग्राउंड जो है वह उस तरह का होता है जो कि ग्रे और ब्राउन कलर का होता है, उस टाइप का होता है, इन्होंने किया। और आर्मी ने अपना कुछ, और एयरफोर्स का भी जो है ड्रेस में सैल्यूट के तरीके में बारंबार चेंज करते आ रहे हैं। जहां तक आरएसएस की मानसिकता है, वह हमारे टॉप जनरल्स में तो आ ही गया, इक्विवेलेंट जो भी नेवी में हो, एडमिरल हो, या रियर या वाइस एडमिरल हो, एयरफोर्स के इक्विवेलेंट जो, वह तो आ ही चुका है। क्योंकि अब यहां प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा, नॉलेज से ज्यादा उसको आगे बढ़ाया जा रहा है जो आरएसएस का एक तरह से भक्त है। तो वह तो हो ही चुका है, वह चीज नजर आ रहा है। जी, चलिए, अब चलते हैं चाइना की तरफ। एक रिपोर्ट छापी है बीबीसी ने, जिसमें उसने बताने की कोशिश की है कि सरकार के इतने प्रोत्साहन देने के बाद भी वहां के युवा शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई महंगी है, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, जबकि वहां पे बूढ़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। और हमारे यहाँ उसके उल्टा ये कहा जा रहा है कि बच्चे पैदा बंद करो। इसका मुख्य कारण है जो आपने हमारे यहाँ की बातें कह दी, क्योंकि उत्पादन करने में जो संख्या होना चाहिए था मजदूर वर्ग का है भारत में 59 से 60 करोड़ है। और जो गवर्नमेंट या प्रॉपर पब्लिक सेक्टर है, जैसे टाटा बिरला वगैरह का, जहाँ उत्पादन या सर्विसेज है, उसमें केवल 4 से 5% लोग हैं, यानी मजदूर वर्ग हैं, मजदूर हैं। और बाकी 95% जो है वह असंगठित क्षेत्र में है। और इसलिए उनकी उत्पादकता बहुत ही कम है, वो जीने खाने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए जबरदस्ती इनको बाहर निकाला जा रहा है, और भी इनके गरीबी बढ़ रहा है, जिसकी हमने चर्चा की थी कि भारत में किस ढंग का चीज हो रहा है। यह चीज जापान, चीन, कोरिया में नजर नहीं आता, वियतनाम में नजर नहीं आता है। वहां पर मैक्सिमम लोगों को उत्पादन के, मेन उत्पादन की जहां है, और इसलिए वितरण, यानी बाजार से खरीदे या डिस्ट्रीब्यूशन करके करे, लोग शामिल है, 70 से 80% लोग हैं। और जहां तक युवक की ना शादी करने की वाली बात है, वो है एक नई सी सभ्यता चल पड़ी है, यह कुछ अजीबो गरीब है। उसका डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बूढ़ों का देश आपने चीन का, वहां का डेटा यह है कि वहां पर हर 1000 में 6.4%, मतलब 6.4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जबकि बूढ़ों में मरने की संख्या 7.8 से 7.9, यानी करीब 2.5 से 3 का गैप है। यानी मरने वाले ज्यादा हैं, पैदा होने वाले कम हैं। और बूढ़े इसलिए भी बढ़े जा रहे हैं, इसलिए चूंकि उनको भविष्य में कुछ नजर नहीं आ रहा है किस लिए जिए, और इसलिए ये लोग शादी भी नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और एक बहुत बड़ा आज का जो पूंजीवादी
विचारधारा है, जिसकी संस्कृति है और जिसका एक कहें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो एक विचारधारा आ रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और उसका समाधान उनके पास नहीं है। जी, कल तक खबरें चल रही थी कि ट्रंप ने पुतिन से बात की है, हालांकि रशिया इस बात की पुष्टि कर ही नहीं रहा है, ना खंडन कर रहा है। लेकिन आज खबर आ गई है कि ट्रंप ने यूक्रेन से कहा कि हमारे $500 मिलियन वापस दो। ट्रंप ने यह कहा है कि हमारे $300 बिलियन, अच्छा। मिलियन की बात तो छोड़ दे, 500 बिलियन मांग रहे हैं, $300 बिलियन, और कहते हैं कि शायद 350 तक हो। डेटा वगैरह मैंने जहां तहां ढूंढने की कोशिश की है, वो 270 बिलियन है। संभव है $300 बिलियन मान के चलते हैं, दिया हुआ है। और ट्रंप कहते हैं भाई कुछ तो हमें वापस मिलना चाहिए, हमें मूर्ख बना रहे हो, हमें मूर्ख समझ रहे हो। और एक तो पहला कारण है कि हम इतना दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास रेयर अर्थ है, यानी जिसके रेयर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, 8, 9, 10 जो भी हैं, जिसमें लिथियम, यूरेनियम और बाकी सारे बहुत सारे हैं, जो तुम्हारे पास $7 ट्रिलियन है। देखिए जी। कहाँ $500 मिलियन, कहाँ $300 बिलियन, कहाँ $7 ट्रिलियन का है। उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए, और जिसके लिए जेलेंस्की संभवतः तैयार हो गए हैं। लेकिन लफड़ा यहीं तक नहीं खत्म होता है। दूसरा यह है कि पूरे के पूरे में 70% से अधिक जो है, जो यूक्रेन में था, डॉनबास एरिया में, वह अब रूस के कब्जे में हो गया। और ट्रंप इसको बात को मानते हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि अभी रूस के अंदर है कि रूस के बाहर आगे क्या होगा, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है तो कैसे करें। वेस्टर्न पावर्स, जैसे मुख्य रूप से जर्मनी, फ्रांस और ये सब है, ये कहते हैं कि भैया हमें मदद करनी चाहिए, तो तुम इंश्योर करो अपने ताकत से कि डॉनबास का एरिया तुम्हारे क्षेत्र में आए ताकि हम ले सके। नहीं करते हो तो हम क्या करें। दूसरा इसके साथ एक महत्वपूर्ण जो न्यूज है वह कि 50% तक, ये लोग कहते हैं 50% ना भी हो, वहां के कार्लसन जो बहुत प्रमुख ये है, एक पत्रकार हैं, टकर कार्लसन, उनका नाम हमेशा आता रहा है, उसका 50% अस्त्र शस्त्र, लॉन्ग रेंज मिसाइल और मतलब फाइटर प्लेन और एंटी एंटी शिप मिसाइल छोड़ दे, तो उसका 50% तो ब्लैक मार्केट में जा रहा है, और खासकर मेक्सिको के पास। और दूसरे देशों ने भी कहा है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, यहां तक कि ईरान रेसिस्टेंस फोर्सेस के पास चल गया है। और टकर ये कह रहे हैं, टकर कार्लसन, कि भैया जो तुम दे रहे हो कि हम रूस को हराएंगे, वो हमारे दुश्मनों के पास, यानी हमारे बॉर्डर तक, मेक्सिको ड्रग कार्टल्स के पास, ईरानियन रेसिस्टेंस फोर्सेस के पास पहुंच रहा है। तो तुम क्या मजाक कर रहे हो। और यह पूरे अमेरिका में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पे वो चर्चा कर रहे हैं आजकल। जी, ठीक है, एक खबर और ले लेते हैं, फिर बात करेंगे कि पुतिन से बात हुई ट्रंप की या नहीं हुई। विदेश मंत्री हैं यूक्रेन के, वो अपने पूर्व सहयोगियों को क्यों कह रहे हैं कि जान का खतरा है। ये जो उन्होंने कहा है, ये भूतपूर्व विदेश मंत्री है। पिछले जी। ही वर्ष, मतलब कुछ ही पहले इन्हें हटाया गया था, क्योंकि लगा था कि ये भी कहीं भ्रष्टाचार में शामिल है, ये जो ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, या जो एड्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि $300 बिलियन की जहां तक बात है, तो जेलेंस्की तक ने भी कहा था कि भैया हो सकता है 300 बिलियन आया हो, लेकिन उसका 50% हमको नहीं मिला, कहाँ गया हमें नहीं पता है। कम से कम अधिक से अधिक मिला है तो $170 बिलियन मिला है, यानी $130 बिलियन गायब हो गया। ये जो है, जहां तक इस विदेश मंत्री की बात है, दमित्री कुलेबा, यह बहुत कट्टर एंटी रशियन है। हम्म। और इनका कहना है कि दो बातें कर रहे हैं, कि हम नेटो में जाना चाहते हैं, नेटो में जाएंगे तभी ये युद्ध बंद होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी यदि शांति होती है, जिसकी पूरी के पूरे ट्रंप का मंत्रिमंडल कह रहा है, हमारे देश भी अब झुकने को तैयार हो रहा है, लेकिन कई शर्त हैं, कई चीजें हैं जिस पे हम ना कहें तो अच्छा है। नेटो में भले ही हम अभी ना जाएं, क्योंकि अभी जेलेंस्की भी कह रहे कि नेटो में आने के लायक नहीं है, ठीक है, मैं मान लेता हूं। यूरोपियन यूनियन में मान लेता हूं कब जाएंगे। लेकिन जिस टेरिटरी के लिए हम लड़ाई करें, जिस क्षेत्र के लिए लड़ाई करें, जिसमें क्रीमिया है, डॉनबास है, यदि इसको तुमने रशिया को दे दिया, जो कि पहला शर्त बनता है या दूसरा शर्त बनता है पुतिन का, तो ये जान लो कि तुम या तो राजनीतिक रूप से मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, और नहीं तो फिजिकली तुम्हें लोग यहां के मार देंगे, जिंदा नहीं रह देंगे, लोग उठ खड़ा होंगे, क्योंकि उसी के आधार पर तुम लड़ने गए थे, उसी पर हट जाओगे, तो तुम्हारा कोई भी आधार नहीं बचता है तुम्हारे जिंदा रहने का।
जी। आधार तो बचता ही नहीं है। नेतन्याहू भी कुछ ऐसी बातें कर रहा था, गाजा से लोगों को खत्म कर देगा, हमास को मिटा देगा, लेकिन ये कहते कुछ है, होता कुछ है। पर सवाल मेरा ये है, क्या ट्रंप की वाकई में पुतिन से बात हुई है, या ट्रंप ने कोई शगुफा छोड़ दिया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। इससे मैं थोड़ा सा भटकना चाहूंगा, आपको भी जी। भटकाता हूं। बहुत सारे जुमले जैसे भारत में भी है, इंडिया शाइनिंग, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, उस समय के बाद से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जब सत्ता में आ जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। जहां तक रिफ्यूजीज की बात है, वो अमेरिका में आ रहा हूं, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। वह अभी जिस हिसाब से एक मेन लगाया था कि अभी तक तुमने 15-16 हजार रिफ्यूजी को हटाया है, और वहां पे 4 से 5 लाख से अधिक इलीगल रिफ्यूजीज हैं, और उसमें 4 वर्ष अधिक लग जाएगा, तो ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप नहीं कर सकते इस चीज को। और ये जो है 3-4 महीने के बाद से यह जो जुमला था, वो अब खर्च हो चुका रहेगा, बेमानी हो चुकेगा, वो खत्म हो जाएगा, और जी। मैक्सिमम इलीगल लोग वही रहेंगे। जहां तक इसकी बात है, जो पूरा का पूरा ये अभी शोर मच रहा है, जिन चीजों पे तुमने आपने जो प्रश्न उठाया है, उन चीजों का बात है। और जो शांति की बात है यूक्रेन के साथ, वह भी देखिए तो एक तरह से मर रहा है। बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, और यह एक इस रूप में प्रश्न आ रहा है कि क्या उन्होंने ट्रंप से बात की है? ना ना वो हाँ कह रहे हैं, ना ना कह रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से वो सांप यदि छुछुंदर को निगल लेता है, भूखा है तो इसलिए फेंक नहीं सकता है, और जो भयानक दुर्गंध आती है उसके कारण निगल नहीं सकता है, वही हालत अब ट्रंप और उनके पूरे रिजीम की हो गई है। वह जवाब देने में समर्थ नहीं है। और पुतिन के लोगों ने भी कहना बंद कर दिया है कि मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी इस विषय पर, वो भी अब खामोश हो गए। जी। ट्रंप बार बार फोन बजा रहे हैं शी जिनपिंग को, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, और वो जा रहे हैं सीधे रूस पुतिन से मिलने के लिए। ये चल क्या रहा है सर? शी को पुतिन ने बुलाया वहां पे विजय दिवस पे बुलाने के लिए, जो कि वो बार बार करते हैं। उस समय पर 44-45 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सोवियत की सेनाएं यानी रेड फोर्सेस जब जर्मनी में पहुंच गई, और बड़ा ही वहां का आइकॉनिक फोटोग्राफ है, जो कि वहां पे वो झंडा लहरा रहे हैं, वो जर्मनी के उस हिस्से में घुस चुके हैं। तो ये लोग अभी भी मनाते हैं। रूस ने ये किया है, पुतिन ने ये किया, हालांकि वो कहीं से भी कम्युनिस्ट नहीं है। स्टालिन को भी वो क्रिटिसाइज करते, कहते हैं कि स्टालिन ने ही वो नियम पास कर दिया था कि भाई सब राज्यों को स्वतंत्रता है कि चाहे तो सोवियत रूस में रहे ना रहे। उन्होंने डेमोक्रेटिक स्वतंत्रता दी थी, और जिससे कारण कि सोवियत यूनियन बिखर गया। खैर, तो वो जा रहे हैं। पुतिन की तो बात ये होगी। जहां तक शी की बात है, शी जिनपिंग की बात, उन्होंने ट्रंप के जो उनका राष्ट्रपति का जो बड़ा आयोजन किया गया था उनके शपथ ग्रहण पे, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अब ये बात करने से भी इनकार कर रहे हैं। इनके लोग जो भी बात कर रहे हैं करें। और जो पुतिन ने लगा ट्रंप ने लगाया 15-20% का, इन्होंने भी काउंटर 10-15% का वो लगा दिया है, टैरिफ रेट, और वो सब चालू कर दिया है। तो कहीं से भी यह ट्रंप को वह भाव नहीं दे रहे हैं जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, मिल के हाथ मिला रहे हैं। और वहां के लोग इनके अपने बड़ी खुश हो रहे हैं कि हमारा मालिक देखो, सबसे सर्वश्रेष्ठ मालिक से जाके मिल रहा है। वह पुतिन और ट्रंप के लिए यह चीज महत्वपूर्ण नहीं है। जी। चलिए, अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, और पहला अपडेट काफी महत्वपूर्ण है। उसका जिक्र करने के बाद नरेंद्र मोदी की चर्चा करेंगे। एआई को खरीदने की बात कर डाली है मस्क ने, बाकायदा बोली भी लगा दी। और मस्क के एक्स को खरीदने की बात कर डाली है एआई के जो सेम ऑल्टमैन है उन्होंने। मतलब दो बड़े व्यापारी और एक दूसरे को उनकी औकात दिखा रहे हैं खुल्लम खुल्ला। और दोनों ट्रंप के करीबी माने जा रहे हैं, और करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक पूंजी की बात है, उसकी हमेशा कोशिश रही है कि छोटे छोटे पूंजियों को निगल जाए, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। लेकिन बड़ी मछलियां आकार से एक खास रूप से आगे नहीं बढ़ती हैं, जबकि पूंजी का बढ़ना एक उसका अनंत है। उसके उसके ग्रीड को, उसके लालच जो है, वह उसको रोक नहीं सकते। उसकी मजबूरी भी होती है, वह ना निगलती है दूसरे पूंजी को, तो वह खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। और इसलिए ये पूरी कोशिश है कि एलॉन मस्क की किस अगले 4 वर्षों में, जो उनका कार्यकाल बचा हुआ है ट्रंप का, उसमें जितने जो बाकी पूंजी है उसको ले ले। और इसलिए वो चैट जीपीटी को 100 बिलियन तक देने को तैयार है, ताकि सोशल मीडिया में और उनका कोई विपक्ष रह ही ना जाए, कोई विरोधी ना रह जाए। जबकि इसके विरोध में जो दूसरे हैं, एम सैम ऑल्टमैन। उल्लटमैन, हाँ, ये साफ कहते हैं कि भैया जहां तक खरीदने की बात है तो मैं ही तुम्हारा ले लेता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
हम ही तुम ले लो, खरीद ले। तो दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं जी। पेरिस में एआई को लेके क्या हो रहा है सर? क्योंकि हमारा मीडिया बता नहीं रहा है, वो सिर्फ ये बता रहा है नरेंद्र मोदी पहुंचे, लोगों ने मोदी गारंटी जिंदाबाद के नारे लगाए और मैक्रो ने उनको गले लगाया। मैक्रो ने डिनर दिया जहां पे अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद है, जिसके बारे में ट्रंप ने कह दिया ये मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। आप बताइए एआई को लेके चल क्या रहा है पेरिस में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां तक बात है, वह मल्टी बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है, और जिसमें बड़े बड़े इसके जितने भी इसके समर्थक हैं या इसके ऊपर जो अपना बिजनेस करने वाले हैं, जो इसको कैप्चर करना चाहते हैं, उसमें चाइना एक तरफ है, और चाइना का काफी जबरदस्त बढ़ा है। और उसके कारण हमने पहले भी देखा था कि किस तरह अमेरिका में खलबली मच गई और शेयर बड़ी धड़ाम से गिरे हैं। और चाइना जो है सो चैट जीपीटी के अगेंस्ट में जो उसने अपना लाया हुआ है सीपेट, डीप सीट, हाँ, उसकी डीप सीक की जहां तक बात है, वह जबरदस्त रूप से उछाल में है और उसके खिलाफ अब हलचल मच गई है। एक तरफ जहां ये लोग मिलिट्री रूप से रूस का विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन, नेटो और G7 कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन का बढ़ता हुआ कद इनको सबको ठूंठ बना रहा है। और इसमें इनकी कोशिश है कि किस तरह से G7 मिलाकर, जिसमें फ्रांस ने बुलाया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़े बड़े लोगों को बुलाया, नरेंद्र मोदी के तो टाइम पास के लिए बुलाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया का कोई खास रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि कुछ हो सकता है कुछ लोग जाके उसमें मदद करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार जहां तक है उसमें रोकने की कोशिश करें चीन को। इसमें इनका रोल हो सकता है, नहीं तो आगे कोई रोल नहीं है। और इसलिए पूरी की पूरी जो बेचैनी है, जेडी वांस से आए हैं, भले ही वो ट्रंप के अगला उत्तराधिकारी बने कि नहीं बने। ट्रंप ने कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि हमारे अगले उत्तराधिकारी से अधिक कुछ खास बात नहीं की है। तो लेकिन इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा है। इसका महत्व हमें नजर आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है वह मिलिट्री में है, पूरे के पूरे स्पेस टेक्नोलॉजी में है, जो कि बड़ी जबरदस्त रूप से बढ़ रहा है। और उसको कंट्रोल करने की जहां तक बात है, पूरे वर्ल्ड ओवर में साइबर स्पेस की बात है, साइबर क्राइम की बात है। और जैसे हमने कहा कि बूढ़े की आबादी बढ़ रही है पूरे विश्व भर में, यानी हमारा उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन बुढ़ापा का जो कष्ट है उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे झुर्रियां आना, लेट जाना, हाथ पांव का कांपना, दिमाग का काम करना बंद करना, उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मेडिकल साइंस में यदि सही रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाए, मैं ये बता रहा हूं, वह बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक नया क्रांतिकारी कदम और नया क्रांतिकारी खोज हो सकता है जी। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप ने जो एक आदेश जारी किया कि भैया विदेशियों से ठेके लेने के लिए, टेंडर लेने के लिए अगर तुम लोगों को रिश्वत देनी पड़े तो अब मैं कानून बना रहा हूं, ये कोई अपराध नहीं होगा। यानी उनके लिए तो सब कुछ सिर्फ धंधा है, मानवता कोई नाम नहीं रखती है। आज से 2-2.5 दशक पहले जब ब्रिटेन में एक तरह से मंदी आने लगी थी, तो वहां के जो राजनीतिक और आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने कहा कि जो यहाँ की बेचारी कॉल गर्ल्स या सेक्स वर्कर्स कहते हैं हम हिंदी में, जो भी कहें उसको, उनके ऊपर हम टैक्स लगाना शुरू करें, उसको लीगल बना दें। उन्होंने उसको लीगल बना दिया, उसमें बिलियन डॉलर्स आने लगे। जो भी इनका जो धर रहा था उसको इन्होंने वापस लाया। लैटिन अमेरिका में जहां ड्रग के अगेंस्ट में युद्ध चल रहा था, पहले अमेरिका ने भी किया था, उसको इन्होंने लीगल बना दिया। अब जब चीन के अगेंस्ट में जब इनका ट्रेड वॉर सफल नहीं होता नजर आ रहा है, तो इन्होंने इसे भी लीगल बना दिया कि भाई चलो तुम्हें जो मर्जी हो। मुख्य रूप से चीन के अगेंस्ट में किया जा रहा है, और छोटे मोटे जो दूसरे देश खड़ा हो रहे हैं, ताइवान, साउथ कोरिया, संभवतः इंडिया भी हो और बाकी सब देश हो, ये चीजें की जा रही जानबूझ के। बाय द वे मुझे याद आया, इजराइल संभवतः एकमात्र ऐसा देश है जहां की कैदियों के खिलाफ 3rd डिग्री का टॉर्चर करना लीगल है। बिल्कुल। चलिए, आपने इजराइल का जिक्र किया तो रुक कर लेते हैं गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का। पहला अपडेट है गाजा को लेकर। ऐसा लग रहा है कि जो जंगबंदी हुई थी वो खटाई में पड़ गई है। इजराइल की जो टीम दोहा में थी वो वापस लौट गई है। हमास ने 15 तारीख को रिहा किए जाने वाले बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर 15 तक रिहा नहीं किया तो नरक बना डालूंगा। क्या चल रहा है सब ये सर? नरक तो बन ही चुका है जहां तक गाजा स्ट्रिप की बात है, और पूरे पैलेस्टीनियन की जहां तक उनकी जिंदगी की बात है, चाहे वेस्ट बैंक हो, इस जेरूसलम हो, कहीं भी हो,
वो नरक ही है। इससे और अधिक नरक क्या करोगे? जहां तक मरने की बात है वो तैयार है। पहले हम सोचते थे कि 45,000 मरे हैं, लेकिन जब बाद में गाजावासी वापस आया, उन्होंने मलबे हटाए, उसमें से 10-12 हजार और ऐसे लाश मिले। वो 63-64 हजार से अधिक हो चुका है। कभी आपने चर्चा की थी इसकी कि संभवतः 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। वो अभी संभव हो सकता है या सही हो सकता है। तो इसलिए जहां तक ये जब वापस लौट रहे थे बेचारे गाजावासी, तो उस पर आक्रमण किया और कई लोगों को मार दिया आईडीएफ ने। तो इससे कहना है हमास ने कि भाई तुम जिस तरह से उल्लंघन कर रहे हो सीज फायर का, जंगबंदी का, हम नहीं देंगे, हम वापस नहीं करेंगे। इस शनिवार को देना था। और यही एकमात्र वैसे बचे हुए कि तुम कितना भी धमकी दे दो, ट्रंप दे, कुछ भी दे, वह किसी भी नरक से, आई विल मेक इट हेल जो कह रहे हैं कि हम उसको नरक बना देंगे, तुम बनाओ जो भी करना, हम संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारा एक भी बंदा जिंदा है। और इस संघर्ष में यदि फिर से उठ खड़ा होता है तो केवल यही नहीं, संभवतः हिजबुल्ला और हुती और दूसरे जितने भी रेसिस्टेंस फोर्सेज शायद फिर से खड़े हो जाए, फिर से लड़ाइयां शुरू हो जाए। और जो ऐंठ दिखा रहे हैं ये लोग, इजराइल और ट्रंप जितना, और जो इनका जो चेहरा जो छुपा हुआ था दिखाने के लिए कि ये लोग युद्ध प्रिय लोग हैं। और ट्रंप ने यहां तक भी कहा था एक बार कि यदि सही में किसी बंदे को यदि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए वो मैं हूं, लेकिन मुझे मालूम है लोग देंगे नहीं, तुम्हें मिलना भी नहीं चाहिए कहीं से भी। जी। लेकिन लगता है इजराइल के लोग इस बात को समझ गए हैं। उन्होंने हाईवे जाम कर दिया तेल अवीव में, वो सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप के इरादे उनको नेक नजर नहीं आ रहे हैं। हमास कोई उल्लंघन नहीं करता हुआ दिख रहा है उनको। ये बहुत बढ़िया चीज है जो इजराइल में खड़ा हो रहा है। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अमेरिका में भी नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त सड़क पर प्रदर्शन किया गया था, जो हमारे यहाँ के मीडिया से गायब था। मैं भी चर्चा करना भूल गया पहले। और यह पूरे अरब कंट्रीज के वासियों को यह सोचना चाहिए कि भाई जो तुम्हारे मालिक बने पड़े हैं, चाहे राजा हो या जिस रूप में भी है, रिलीजियस बॉस बन के बैठे तुम्हें रूल कर रहे हैं, वास्तव में ये ठेकेदार हैं तुम्हारे तेल के कुओं का, और अमेरिकी की दलाली कर रहे हैं। तुम्हें उठ खड़ा होना होगा फिर से। और ये स्थिति पूरे यूरोपियन यूनियन की और पूरे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और हमारे देश में होना चाहिए, ताकि हम फिर से उठ खड़े हों और इन दलालों का हम सफाया कर सके। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला जो पहुंचा हुआ ट्रंप से मिलने के लिए, वो वहां पर क्या करता है, क्योंकि फिर से एक बार गाजा को लेकर ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो कब्जा करेगा, और जो लोग गाजा के लोगों को लेने से इनकार करेंगे उनकी मदद सहायता बंद कर देगा। अगली खबर है ईरान से जुड़ी हुई। ईरान अपना 46वां जो उसके यहाँ पर बदला हुआ था, जो भी उसे कहते होंगे, वो मना रहा है। और इस मौके पर वहां के राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्रंप बात करने लायक नहीं है। उन्होंने भी कह दिया। अभी तक हम कहते थे कि दोनों में मतभेद है, लेकिन मतभेद के बावजूद यहाँ पे एकता है, क्योंकि उनको नजर आ गया है कि भाई ये ट्रंप जो है, हम कितना भी झुक जाए, हम अपने एटॉमिक रिएक्टर्स की जितनी बात है, जो हम पीसफुल चीज के लिए काम कर रहे हैं, उसको पूरा का पूरा एक्सपोज कर दें और बाकी सब भी चीजें कर दें। ओपेक में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो हम बेचना चाहते हैं, उसके ऊपर भी ट्रंप कब्जा चाहता है। वह फ्री नहीं चाहता कि तुमको जितना मर्जी बेच दो, यानी तुम्हारी जो भी स्वतंत्रता उसको खत्म करना चाहता है। और जो खमेनी ने जो कहा था कि भाई ट्रंप से बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो यह पेजेश्कियन और उनके विदेश मंत्रालय को, बल्कि पूरे सरकार को लगा कि यह बात सही कहा गया है। और यह मौका इसलिए उन्होंने साफ कहा कि हम ट्रंप से इस विषय पर हम कोई आगे बात नहीं करेंगे जब तक कि ट्रंप सत्ता यह चीज ना समझे। और ट्रंप का असली चेहरा नजर आ रहा है कि बाइडेन से बच के तुम इसके पास आए और तुमको लग रहा है कि शांति फैलेगी दुनिया में, वह उससे भयानक रूप है, उसका बढ़ता हुआ रूप है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस से भाजपा के प्रवेश के बाद हुआ था। और हमारे जनता को नजर आना चाहिए। जी। लेकिन साथ में ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा ना सर कि वो चीन और रूस के साथ अपने संबंध और बेहतर करेंगे, यानी वो ट्रंप को संदेश खुला खुला दे रहे हैं। बिल्कुल, जहां तक ईरान की बात है, पेजिशियन गई थे पिछले महीने में, और उन्होंने रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे साइन किया, मिलिट्री कोऑपरेशन पे भी किया है। केवल मिलिट्री पैक्ट जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ था वह चीज नहीं हुआ है। लेकिन इनको यदि इस पॉलिटिकल वर्ल्ड में ग्लोबली यदि सरवाइव करना है,
तो जरूरी है ऐसे लोगों से मिलना जो एंटी अमेरिकन इंपेरियलिस्ट खेमे का हो, और उसमें सबसे बड़ा और इससे बेहतर कौन हो सकता है? वो रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, सीरिया गिर चुका अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए, और दूसरे छोटे मोटे देश है, पता नहीं वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, जैसे वियतनाम और क्यूबा। इन्हें खुलकर सामने आना चाहिए था, और यहां पे भारत का रोल प्रमुख होना चाहिए था, जो ढुलमुल है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो लाइन आखिर में कही कि भारत की जो भूमिका होनी चाहिए थी, जो लोग आज गोडसे की विचारधारा से इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने उस विचारधारा की हत्या कर डाली है, या रोजाना उस विचारधारा की हत्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।